नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं बलवीर और आपका के स्क्वायर परिवार पे स्वागत है। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि हम लिटरेरी डिवाइसेस और लिटरेरी टर्म्स है उनकी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसी क्रम में हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, मीटर। तो इंग्लिश मीटर, जो इंग्लिश पोएम में जो मीटर होता है, उसमें जाने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मीटर क्या होता है और डिफरेंट लैंग्वेजेज में कैसे होता, क्या कौन कौन सा मीटर होता है। और इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मीटर में फुट क्या होता है, सिलेबल क्या होता है, उनको कैसे काउंट करते हैं और उनका जो नोमेनक्लेचर है वो कैसे होता है। ये सारी चीजें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं मीटर क्या होता है। मीटर क्या, इट गिव्स पोएट्री ए रिदमिकल एंड मेलोडियस साउंड। तो जो पोइम या सॉन्ग है उसमें जो रिदम होती है या जो मेलोडी होती है वो किसके कारण होती है, वो मीटर के कारण होती है। जैसे कि किसी भी सॉन्ग में आप देखोगे तो कुछ ताल मिलेगी, जैसे तिन तिना धीना धीना, तिन तिना धीना धीना, सारे गा पादा निसा, सारे गा मा पादा निसा। तो ये सारे क्या है, ताल है। ये क्या है, मीटर है। और ये मीटर जो बेसिक जो पैटर्न होता है, अंडरलाइंग जो स्ट्रक्चर होता है पोइम या सॉन्ग में, उसको मीटर बोलते हैं। जैसे द रिदम ऑफ सिलेबल्स इन अ लाइन ऑफ वर्स, इसमें इन अ लाइन ऑफ वर्स और इन ए स्टेंजा। ये एक लाइन में भी हो सकता है वर्स की, वर्स मतलब पोइट्री। पोइट्री किस में लिखी जाती है, पोइम किस में लिखी जाती है, वर्स में, प्रोज में नहीं लिखी जाती। तो वर्स की एक लाइन में या फिर पोइम के एक स्टेंजा में जो रिदम होती है या मेलोडियस साउंड जो क्रिएट होता है वो किसके कारण होता है, मीटर के कारण, ऑफ ए पोइम। इसमें फिर एक वर्ड है आपके सिलेबल्स। सिलेबल क्या होता है, इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में जानेंगे। आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा मैं सिलेबल क्या होता है, तो आप बने रहिए। तो एग्जाम्पल जैसे मान लो अपन लेते हैं कि ये क्या है, ये एक मीटर है। कैसे, डिडम डिडम डिडम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके दो सिलेबल है, ये एक सिलेबल होगा, ये एक सिलेबल होगा। वर्ड्स में सिलेबल कैसे काउंट करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो ये सिलेबल हो गया डी और डम, दो सिलेबल है। दो सिलेबल को मिलकर यहाँ पे क्या बना है, ये क्या बन गया, दो सिलेबल का एक फुट। ठीक है, वैसे ही ये एक फुट है, ये एक फुट है। तो इसमें कितने फुट हो गए टोटल, 3 फुट। तो कौन सा मीटर हो गया, ये ट्राई मीटर, क्योंकि 3 फुट है। ठीक है, सिलेबल कितने हो गए, 3 इंटू 2 बराबर 6 सिलेबल है इसमें। वैसे डीडी डम डीडी डम डीडी डम, या फिर आप कर दो डम डीडी डम डीडी डम डीडी। तो इस हिसाब से हम काउंट करते हैं। और इसमें जो पैटर्न है वो कैसा है, डेफिनेट पैटर्न है। इसमें आपको देख रहे हो जैसे ये फुट है, ये फुट है, ये डेफिनेट है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें भी जैसे डीडी डम डीडी डम डीडी डम, पहले दो सिलेबल अनिश्चेष स्टेश, फिर दो अनिश्चेष, फिर स्टेश, फिर दो अनिश्चेष, फिर स्टेश। तो ये जो डेफिनेट पैटर्न है उसका यूज होता है पोइम में। इट इज द रिकरेंस। रिकरेंस का मतलब कि ये बार बार अकर हो रहा है, जैसे यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, फिर नेक्स्ट लाइन में भी होगा। तो बार बार रिकर हो रहा है, बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो रिकरेंस इन रेगुलर यूनिट्स। रेगुलर यूनिट्स का मतलब जैसे मान लो लाइन में रिपीट हो रहा है बार बार, या फिर ये पोइम का मान लो स्टेंजा है, स्टेंजा में बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये स्टेंजा एक यूनिट हो गया, या फिर आप लाइन को भी एक यूनिट कंसिडर कर सकते हैं, डिपेंड की कैसे मीटर यूज किया गया है। तो यही चीज है, in regular unit of a prominent feature in the sequence of speech sounds of a language। तो ये फीचर कैसा है, ये क्या है, एक प्रोमिनेंटली आपको दिखेगा, और वो भी किस में दिखेगा, स्पीच साउंड। स्पीच साउंड में दिखेगा। जब आप पोइम को या सॉन्ग को रिसाइट करोगे तब ये दिखेगा। आपको रिटन फॉर्म में पोइम अगर देख रहे हो, पेज पे देख रहे हो, तो उसमें आपको मीटर का पता नहीं चलेगा। लेकिन पोइम को जब हम रिसाइट करेंगे या सॉन्ग को गाएंगे तब इसका पता चलेगा कि कहाँ पे स्ट्रेस देना है, कहाँ स्ट्रेस नहीं देना है, कौन सी मेलोडी इसमें, कौन सी ताल है, क्या है, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। तो आगे चलते हैं। पैटर्न डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज। और जो ये पैटर्न है
वो लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि हिंदी में जैसे मान लो आप बोलोगे तो अलग पैटर्न होगा, तमिल में अलग होगा, तेलुगु में अलग होगा, मलयालम में अलग होगा, भोजपुरी में अलग होगा। तो गाने भी सुनते हो, जैसे हरियाणवी गाने भी आप सुनते होंगे, तो सब में एक अलग टाइप का टोन मिलेगा, अलग ताल मिलेगी। तो वो किस वजह से होती है कि लैंग्वेज कौन से किसको सपोर्ट कर रही है, कौन सा लैंग्वेज के ज्यादा फ्रेंडली पैटर्न है, कौन सा मीटर लैंग्वेज में ज्यादा फ्रेंडली है। तो उस हिसाब से लैंग्वेज पे डिपेंड करता है ये पैटर्न। और इसके और कौन कौन से फैक्टर्स है जो काम करते हैं इसमें, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। जैसे हमने देखा था डिडम डिडम डिडम, तो पहला अनस्ट्रेस्ड है, दूसरा स्ट्रेस्ड है, ठीक है। तो वो सिलेबल कैसे हो रहे हैं, सिलेबल वेट दूसरा हो गया, एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया सिलेबल वेट। सिलेबल वेट का मतलब होगा ड्यूरेशन ऑफ प्रोनाउंसिएशन, कि प्रोनाउंसिएशन में जो आप टाइम कितना ले रहे हो सिलेबल को प्रोनाउंस करने में। जैसे डीडम डीडम डीडम, एक तो ये बोलूँ मैं, एक बोलो डीडम डिम डिडम। तो दोनों में कौन सी सिलेबल को आप ज्यादा लॉन्ग कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ नंबर ऑफ सिलेबल, जैसे अभी मैंने बताया था कि डिडम 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 में 6 सिलेबल हो गए, 3 फुट हो गए। तो ये सारी चीजें इसमें डिपेंड होती है कि स्टेज सिलेबल कितना है, अनस्टेज कितना है, कितने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप अनाउंस कर रहे हो, और उसके साथ साथ नंबर ऑफ सिलेबल कितने हैं एक लाइन में। तो ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती है आपका मीटर। तो यहां तक आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं, व्हाट इज ए सिलेबल। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा आपको कि सिलेबल क्या है, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए यहाँ, ताकि दूसरी और कहीं से आपको मेहनत ना करना पड़े, ना समझने की कोशिश करना पड़े। इट इज ए कंप्लीट वर्ड और पार्ट ऑफ ए वर्ड विद वन वोवल साउंड। तो ये एक तो कंप्लीट वर्ड हो सकता है, या एक वर्ड का क्या हो सकता है, पार्ट हो सकता है विद ए वोवल साउंड। लेकिन अगर कंप्लीट वर्ड है तो भी, और अगर वर्ड का पार्ट है तो भी, उसमें एक वोवल साउंड होना जरूरी है, इट इज मस्ट। तो जैसे आई, आई क्या है, एक वर्ड है, लेकिन इसमें वोवल साउंड है एक। तो ये कितना सिलेबल का वर्ड है, ये मोनोसिलेबिक वर्ड है। कैसा है, मोनो, मोनो मतलब एक, मोनोसिलेबिक वर्ड है। एग्जाम्पल जैसे मान लो और ले लेते हैं, जैसे आई, क्राई, फायर, फायर। तो इसको अगर ट्रांसक्राइब करोगे, आप ट्रांसक्राइब करोगे फायर को, तो आपको एक ही सिलेबल मिलेगा इसमें। वैसे ही क्राई, आई। अब वैसे ही देखते हैं जैसे वाटर, तो वाटर में कितने सिलेबल है, 2। तो ये कैसा है, 2 सिलेबल वाला है। कैसा है, 2 सिलेबल वाला, 2 मतलब डाई। तो वाटर, वाटर, इसमें भी वोवल है, इसमें भी वोवल है, ठीक है। तो एक सिलेबल में एक वोवल जरूर देखने को मिलेगा। एक वर्ड में एक सिलेबल या एक से ज्यादा सिलेबल्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे सिलेबल खुद को ही ले लीजिए, लेबल, सिलेबल, सिलेबल। तो कितने हो गए इसमें, इसमें 3 सिलेबल है। वैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो इसमें भी कितना है, 3 सिलेबल है। तो यहां आपको समझ में आ गया होगा कि इट इज ए कंप्लीट वर्ड, जैसे कि यहां है, और पार्ट ऑफ ए वर्ड, जैसे कि वाटर सिलेबल और ब्यूटीफुल में है। ठीक, ये एक सिलेबल है, पार्ट ऑफ वर्ड का है, ये भी सिलेबल है, पार्ट ऑफ वर्ड है। इसमें ये सिलेबल है, पार्ट ऑफ वर्ड है, ये सिलेबल, ये सिलेबल, ये सिलेबल, ये सिलेबल, ये सिलेबल। तो ये सारे सिलेबल कैसे हैं, पार्ट ऑफ वर्ड है। वेरेज ये जो है आई, क्राई और फायर, इसमें पूरा वर्ड है, उसको उसका एक ही सिलेबल बनता है, एक ही सिलेबल है। तो वर्ड भी हो सकता है और पार्ट ऑफ वर्ड भी हो सकता है। तो इतना समझ में आ गया, ए वर्ड कंटेन्स एटलीस्ट 1 सिलेबल, और एक वर्ड में एटलीस्ट 1 सिलेबल होगा। 1 सिलेबल अगर नहीं है तो वर्ड नहीं बन सकता बिना सिलेबल के। इसके कहने का मतलब यह है। दूसरे वर्ड में अपन कहें तो किसी भी वर्ड में कम से कम एक वोवल साउंड आपको मिलेगा। एक वोवल साउंड के बिना कोई भी वर्ड आपको नहीं मिलेगा। अब टाइप ऑफ सिलेबल,
कितने टाइप्स के होते हैं सिलेबल? एक तो जैसे मैंने बताया था स्ट्रेस्ड सिलेबल। स्ट्रेस्ड सिलेबल क्या होता है? रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस्ड। दूसरा अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, जिसको लाइट सिलेबल भी बोलते हैं, रिलेटिवली वीकर स्ट्रेस होता है। जैसे मैंने डी डम का आपको एग्जांपल दिया था, डी डम, डी डम। तो इसमें क्या था कि डी पे रिलेटिवली कम स्ट्रेस है और डम पे ज्यादा है, तो ये लाइट या अनस्ट्रेस सिलेबल हो गया और ये स्ट्रेस सिलेबल हो गया। वैसे ही जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यू, तो पहले वाले पे स्ट्रेस लग रहा है तो रिलेटिवली ज्यादा लग रहा है। वाटर पहले वाले पे ज्यादा लग रहा है तो ये स्ट्रेस लेवल हो गया, ये स्ट्रेस लेवल हो गया। फिर फॉरएवर, फॉरएवर, एवर, फॉरएवर, तो इस पे क्या हो रहा है? ज्यादा स्ट्रेस लग रहा है तो ये स्ट्रेस लेवल हो गया। बाकी इसमें जो बाकी दो सिलेबल बचे, इसमें बाकी ये सिलेबल बचा, इसमें ये और ये बचे, ये सारों पे रिलेटिवली थोड़ा कम स्ट्रेस लग रहा है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? अनस्ट्रेस सिलेबल या लाइट सिलेबल। इतना समझ में आ गया? आगे चलें। हाँ आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि फुट क्या होता है। तो अभी तक आपने मीटर का थोड़ा सा बेसिक से समझा कि मीटर क्या होता है। उसके बाद आपने समझने की कोशिश की कि सिलेबल क्या होता है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं मीटर क्या होता है, ये सॉरी फुट क्या होता है। तो फुट का प्लूरल क्या होता है? फीट। आप सभी को पता होगा, द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ ए पोइम्स मीटर। कि पोइम का जो मीटर होता है उसका सबसे बेसिक यूनिट होता है, उसको क्या बोलते हैं? फुट बोलते हैं। Each foot has a certain number of syllables in it, usually 2 or 3 syllables. कि प्रत्येक फुट में कुछ नंबर ऑफ सिलेबल होंगे और वो सिलेबल कितने हो सकते हैं? 2, 3 या ज्यादा भी हो सकते हैं। मोस्टली आपको क्या मिलेगा? 2 या 3 सिलेबल मिलेगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल अपन ले ले, डी डम, तो इसमें 2 सिलेबल है। और इसी को हम करें कि डी डी डम, डी डी डम, तो इसमें आपको 3 सिलेबल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक फुट है और वैसे ही ये भी है, क्या है? फुट है आपका। ठीक है, इतना आया समझ में? A recurrent combination of a strong stress and associated weak stress or stresses which makes up the recurrent metric unit of a line। कि एक लाइन है पोइम की, उसका जो रिकरेंट मैट्रिक यूनिट है, कि जो मैट्रिक यूनिट क्या बताया आपने? मैट्रिक यूनिट जो बेसिक यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, जो मैट्रिक यूनिट होता है बेसिक, उसको क्या बोलते हैं? फुट। क्या बोलते हैं? फुट। ठीक है, रिकरेंट मतलब बार बार आ रहा है। ठीक है, रिकरेंट कॉम्बिनेशन, रिकरेंट कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन हो रहा है कि 2 या 3 सिलेबल को मिलकर एक फुट हुआ, वो कॉम्बिनेशन हो गया। जैसे अभी हमने देखा था डी डी डम, तो इसमें 3 सिलेबल का एक कॉम्बिनेशन है। अब ये कॉम्बिनेशन रिकरेंट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऑफ ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस, वीक स्ट्रेसेज और स्ट्रेस associated weak stress or stress which makes up the recurrent metric unit of a line। तो ये क्या बनता है? एक जो पोइट्री की जो लाइन है उसका एक मेट्रिक यूनिट बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? हम फुट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये जो पोइम की लाइन है, इसमें हम देखेंगे he with her basket was deep in the bells and grass। तो he with her, तो इसमें आप देखोगे he एक स्ट्रॉन्ग हो गया, with और है, ई विद है बास्केट वॉच, तो बास्केट वॉच, ये वापस ये स्ट्रेस्ड, ये स्ट्रेस्ड, फिर आपको 2 इन अनस्ट्रेस मिलेंगे, 2 अनस्ट्रेस मिलेंगे। वैसे ही इसमें पहला स्ट्रेस है डीप इन दे, 2 अनस्ट्रेस, फिर बेल्स एंड ग्रास, वापस ये स्ट्रेस है ये। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ आप देखिए, ध्यान से देखिए
ये एक क्या है, ये फुट है, इसमें कितने सिलेबल है, 3 सिलेबल है, एक स्ट्रेस्ड है, 2 अनस्ट्रेस्ड। सेम पैटर्न ये मिलेगा, तो एक यूनिट हो गया, वापस रिकर हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल लाइन में, और ये दूसरी लाइन में भी सेम रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम फुट बोलेंगे, और ये पूरा मिलके ये क्या बना है इसमें, मीटर। अब इसमें कौन सा मीटर है, इसमें बेसिकली अगर सिलेबल के बेसिस पे हम देखें तो 3 सिलेबल का एक फुट बन रहा है, तो ट्राई मीटर होगा, ठीक है। 3 सिलेबल का फुट बन रहा है, फिर वापस 3 सिलेबल हो गए, तो कितना है, डेका सिलेबिक हो गया, डेका सिलेब सॉरी 6 सिलेबल हो गए इसमें टोटल लाइन में। तो इनके बारे में भी अपन देखेंगे कि इन जो मीटर है उसका हम कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा मीटर है, कौन सी पोइम में, कौन सी लाइन में। अब जो मीटर होते हैं उसके बेसिक 4 टाइप होते हैं, जैसे कि शुरू में मैंने बताया था कि लैंग्वेज के हिसाब से जो मीटर का जो पैटर्न होता है, जो मीटर होता है वो लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। तो उसी के एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 प्रकार के मेन जो टाइप होते हैं मीटर के, 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव किस में मिलेगा आपको, क्लासिकल ग्रीस एंड लैटिन, इन दोनों में मिलेगा। ये किस में डिटरमाइंड होता है, किससे निर्धारित होता है, डिटरमाइंड बाय द क्वांटिटी और ड्यूरेशन और प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए सिलेबल। तो इसमें क्या होगा आपके कि क्वांटिटी और ड्यूरेशन ऑफ सिलेबल कितना है, कि कितनी देर के लिए जो सिलेबल है वो आप प्रोनाउंस कर रहे हो, उसको कितनी देर के लिए बोल रहे हो। जैसे कि डीडम डीडम डीडम, ठीक है। तो पहले वाले में अपन थोड़ा लॉन्ग ले रहे हैं, दूसरे वाले में शॉर्ट ले रहे हैं, तो उस हिसाब से जो मीटर देखने को मिलेगा वो किस में मिलेगा आपको, ग्रीक और लैटिन में। नॉट डिटरमाइंड बाय स्ट्रेस ऑफ ए सिलेबल। अब इसमें स्ट्रेस, सिलेबल के स्ट्रेस का कोई मतलब नहीं है, यहाँ किस पे स्ट्रेस है किस पे स्ट्रेस नहीं है, दैट डजंट मैटर आउट ऑल, ठीक है। इसमें खाली क्या मैटर करेगा कि कितने ड्यूरेशन के लिए कौन सा सिलेबल है, वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप प्रोनाउंस कर रहे हो। फुट, फुट इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ए लॉन्ग एंड शॉर्ट सिलेबल, लॉन्ग एंड शॉर्ट। जैसे टी, टी लॉन्ग हो गया मतलब ज्यादा देर के लिए कर रहे हो आप, या फिर मान ले लास्ट में डम, तो ये क्या हो गया, लास्ट में आपने क्या क्या मान लो, डम, DUM, तो ये क्या हो गया, ये तो शॉर्ट हो गया और ये आपका लॉन्ग हो गया, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट और लॉन्ग सिलेबल होते हैं फुट पे, इसमें ग्रीक और लैटिन में, और इसको क्या बोलेंगे हम, क्वांटिटेटिव मीटर, ठीक है। यहां समझ में आया। तो पहला हो गया आपका क्वांटिटेटिव मीटर। अब दूसरा मीटर है वो है सिलेबिक मीटर। वो किस में देखने को मिलेगा, फ्रेंच और रोमेंस लैंग्वेज। रोमेंस लैंग्वेज कौन सी है, और फ्रेंच के अलावा जैसे इटालियन है, जर्मन है, तो ये सारी कौन सी है आपके रोमेंस लैंग्वेज बोलते हैं इनको, ठीक है। तो इन लैंग्वेजेस में आपको सिलेबिक मीटर देखने को मिलेगा। ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सिलेबल्स विद इन ए लाइन ऑफ वर्ड्स, कि एक वर्ड्स की लाइन में नंबर ऑफ सिलेबल कितने हैं, इसमें आपके नंबर काउंट होंगे। जबकि जो क्वांटिटेटिव जो ग्रीक और लैटिन वाला देखा था उसमें नंबर काउंट नहीं होता, उसमें ड्यूरेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, नंबर, नो रिगार्ड फ्रॉम स्ट्रेस ऑफ सिलेबल। अगेन इसमें भी स्ट्रेस ऑफ सिलेबल का कोई मतलब नहीं है, जैसे कि क्वांटिटेटिव में भी नहीं था। तो हमने क्वांटिटेटिव में देखा, क्वांटिटेटिव में देखा क्या देखा, क्वांटिटेटिव में, क्वांटिटेटिव में देखा लाइट सॉरी लॉन्ग, और क्या देखा, लॉन्ग और शॉर्ट सिलेबल देखा, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा, दूसरे वाले में इसमें नंबर ऑफ सिलेबल देखा, ठीक है। दोनों में हम स्ट्रेस को काउंट नहीं कर रहे हैं कि स्ट्रेस कहाँ पे है, कितने सिलेबल स्ट्रेस है, कितने नहीं है, कौन से सिलेबल पे स्ट्रेस है, इसको हम नहीं देख रहे हैं। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए। अब तीसरा है ओल्डर जर्मनिक लैंग्वेज जो होती है वो है, उसमें क्या होता है, द नंबर ऑफ स्ट्रेस सिलेबल विद इन अ लाइन। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ स्ट्रेस सिलेबल विद इन अ लाइन, तो इसमें क्या होगा,
स्टेज सिलेबल अब भी आया है। क्वांटिटेटिव और सिलेबिक जो मीटर होता है उसमें स्टेज सिलेबल काउंट नहीं होता। क्वांटिटेटिव में खाली आपका ड्यूरेशन होगा, और जो सिलेबिक मीटर है, सिलेबिक मीटर में आपका क्या होगा, नंबर ऑफ सिलेबल होंगे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है एसेंचुअल में, एसेंचुअल में हो रहा है आपका नंबर ऑफ स्ट्रेस सिलेबल। ठीक है, कि स्ट्रेस जो सिलेबल है उनका कितना नंबर है। जैसे हम देखें कि जैसे ये मान लो एक फुट है, ये क्या है, एक फुट है, तो इसमें नंबर ऑफ स्ट्रेस सिलेबल कितने हैं। या फिर दूसरा मान लो, आप जैसे मान लो ये लाइन है पोइम की, ये मान लो 5 बार रिपीट हो रहा है, लाइन में कितनी बार, 5 बार रिपीट हो रहा है सेम। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ स्टेज सिलेबल कितने हैं, 5, खाली वो ही काउंट होंगे। बाकी अनस्टेज सिलेबल कितने हैं उनको हम काउंट नहीं करेंगे। किसमें, एसेंचुअल में। क्यों, क्योंकि नाम से ही आपको पता चल रहा है एसेंचुअल, एक्सेंट, एक्सेंट पे आपको ध्यान देना है कि कहां पे आपको जोर देना पड़ रहा है, या फिर कहां पे आप एम्फेसाइज कर रहे हो लाइन में। ठीक है, कौन से सिलेबल को। डू नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इंटरवीनिंग अनस्टेज सिलेबल। तो इसमें अनस्टेज सिलेबल का कोई मतलब नहीं है। तो 3 समझ में आ गया आपको। पहला क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव में आपने क्या देखा, ड्यूरेशन ऑफ प्रोनाउंसिएशन, और दूसरा सिलेबिक, सिलेबिक में नंबर ऑफ सिलेबल, और तीसरा एसेंचुअल, एसेंचुअल में क्या देखा, नंबर ऑफ स्ट्रेस सिलेबल्स। ठीक है, आगे चलें। चौथा, चौथा है एसेंचुअल सिलेबिक। तो अब नाम से आपको पता चल रहा होगा कि एसेंचुअल, एसेंचुअल में हमने क्या देखा, एसेंचुअल में देखा आपने क्या देखा, नंबर ऑफ श्रेष्ठ सिलेबल्स। किसके नंबर, श्रेष्ठ जो सिलेबल्स है उसका नंबर देखा था। किसका नंबर देखा था, नंबर ऑफ श्रेष्ठ सिलेबल्स। ठीक है, और सिलेबिक में क्या देखा था अपन ने, सिलेबिक में देखा था खाली नंबर ऑफ सिलेबल्स। तो अगर आपको पूरी जो लाइन है उसमें आपको पता है कि कितने सिलेबल है, और आपको यह भी पता है कि स्टेज सिलेबल कितने हैं, तो अनस्टेज सिलेबल का तो अपने आप पता चल जाएगा। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ सिलेबल भी काउंट होगा, साथ साथ में नंबर ऑफ सिलेबल भी काउंट होगा, अनस्टेज का और स्टेज का दोनों का। ठीक है, तो एसेंचुअल सिलेबिक, नंबर ऑफ सिलेबल्स काउंट हो गया और नंबर ऑफ स्टेज सिलेबल काउंट हो गया, अनस्टेज का अपना आप काउंट हो जाएगा। तो ये क्या है, एसेंचुअल सिलेबिक। तो अभी जो 4 टाइप मैंने बताए वो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। पहला है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव में खाली ड्यूरेशन होता है। दूसरा होता है सिलेबिक, सिलेबिक में आपका नंबर ऑफ सिलेबल होता है। तीसरा एसेंचुअल, एसेंचुअल नंबर ऑफ स्टेज सिलेबल होता है। और चौथा एसेंचुअल सिलेबिक, एसेंचुअल सिलेबिक में क्या होता है कि रिकरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रेसेस ऑन ए रिकरेंट नंबर ऑफ सिलेबल, कि एक नंबर ऑफ सिलेबल में जैसे मान लो 5, 2, 3 सिलेबल हो गए, ये इनमें कितने सिलेबल पे स्ट्रेट हो रहा है, तो यहाँ 3 सिलेबल में कितने पे हो रहा है, फिर अगले 3 में कितने पे हो रहा है। ठीक है, तो वैसे इसमें क्या होगा, काउंट होगा। तो नंबर ऑफ सिलेबल आपका काउंट हो गया, और स्टेज सिलेबल से वो स्टेज से कितने पे आ रहा है वो भी आपका काउंट हो गया। तो कौन सा है, एसेंचुअल सिलेबिक। और अगर इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश में आपको ये एसेंचुअल सिलेबिक जो मीटर है वही देखने को मिलेगा। इसी के बारे में हम डिटेल में आगे और पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो में पूरा नहीं हो पाया तो मैं अगले वीडियो में आपको अच्छे से इंग्लिश का जो मीटर है उसको मैं समझाऊंगा। आगे चले, अब देखते हैं रिदम क्या है। रिदम क्या है, रिकॉग्नाइजेबल ऑल्दो वेरिंग पैटर्न इन द बीट ऑफ स्ट्रेसेस और एक्सेंट्स। क्या है, रिकॉग्नाइजेबल है, आप अच्छे से पहचान सकते हो, आराम से पहचान सकते हो। ऑल्दो वेरिंग, वेरिंग मतलब वेरी कर सकता है, ये जरूरी नहीं है कि एक जैसा हो। पैटर्न इन द बीट ऑफ द स्ट्रेसेस और एक्सेंट्स, तो एक्सेंट और जो स्ट्रेसेज है उसमें जो बीट है उसमें क्या पैटर्न है उसको क्या बोलते हैं, हम रिदम बोलते हैं। जैसे तीन तीना दिना दिना, तीन तीना। और दूसरा भी ले लो, सारे सारे पादानी सा।
तो इसमें क्या हो रहा है, ये बीट आ रहा है एक, ठीक है। तो वैसे ही जैसे डिडम डिडम ये वाला मैंने बताया था, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिदम। तो इसमें स्ट्रेस या एक्सेंट, स्ट्रेस और एक्सेंट में क्या फर्क है कि किस पे स्ट्रेस आप दे रहे हो या फिर किसको आप लॉन्ग प्रोनाउंस कर रहे हो, उसके हिसाब से आपकी रिदम बनेगी। एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स काज्ड बाय रीडिंग रीडिंग वर्स लाइंस। तो किससे एसोसिएटेड है, किससे जुड़ा हुआ है ये, प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स, साउंड्स कॉज्ड बाय रीडिंग वर्स लाइन। आप जब वर्स की, जब पोइम की जब लाइन को पढ़ोगे और उससे जो साउंड उत्पन्न होता है, उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है, उससे एसोसिएटेड है, उसमें आपको मीटर देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड इनटू रिकरेंस ऑफ रेगुलर यूनिट ऑफ स्ट्रेस पैटर्न्स। और ये किस में स्ट्रक्चर्ड होता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है, रिकरेंस तो बार बार रिपीट हो रहा है, ऑफ रेगुलर यूनिट्स एक टाइप का यूनिट है, और उसमें पैटर्न कैसा है, स्ट्रेस का, कि स्ट्रेस कहाँ पे आ रहा है। कंपोजिशंस रिटन इन मीटर आर आल्सो नोन एज वर्स। तो वर्स किसको बोलते हैं कि मीटर में अगर कोई कंपोजिशन या कोई पोइम या सॉन्ग लिखा गया है, या जो भी कंपोजिशन है, जो भी आप लिख रहे हो, अगर उसमें मीटर है तो वो क्या कहलाएगा, वर्स कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि रिदम क्या होता है, मीटर क्या होता है, क्वांटिटेटिव मीटर क्या होता है, सिलेबिक मीटर क्या होता है, ये सारे समझ में आ गए आपको। एसेंचुअल मीटर क्या होता है, एसेंचुअल सिलेबिक क्या होता है, ये सारे आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। इसका जो मीटर है उसको डिटरमाइन करने में 3 और मेजर फैक्टर होते हैं जो मैटर करते हैं जब आप क्या पोएम को रिसाइट कर रहे हो, तो उसमें कौन सा मीटर निकल के आएगा, उस पर 3 मेजर फैक्टर डिफेंड वो काम करते हैं। ठीक है, कि स्ट्रेस आपका कहां पे आएगा एक पोएम की लाइन में। ठीक है, ए वर्ड एक्सेंट, एक तो पहला हो गया वर्ड एक्सेंट, कि वर्ड में कहां पे एक्सेंट है, वर्ड में आपको कहां एक्सेंट देना है, कहां एम्फेसाइज करना है, इन वर्ड ऑफ मोर देन 1 सिलेबल। और वो किस केस में होगा, एक से ज्यादा अगर सिलेबल है वर्ड में तो। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सेंट, एक्सेंट खुद में भी कहां जोर दे रहे, एक्सेंट एक्सेंट एक्सेंट, लास्ट वाला है उस पर नहीं दे रहे, पहले वाला है उस पर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको स्ट्रेस देना पड़ेगा। दूसरा फैक्टर जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है इसमें, द ग्रामेटिकल फंक्शन एंड रेटोरिकल एक्सेंट, कि ग्रामर को जो सेंटेंस है, अब सेंटेंस में आपको कहां पे स्ट्रेस देना है, सिंगुलर वर्ड आपका अगर मान लो बोल रहे हो तो कहाँ एक्सेंट देना है, वही अगर सेंटेंस में आ गया तो कहाँ एक्सेंट देना है, और अगर सेंटेंस में भी आ गया तो आपका इंटेंशन क्या है, इंटेंशन क्या है। ये तो हो गया ग्रामेटिकल फंक्शन कि सेंटेंस में कहाँ देना है। अब आपका इंटेंशन क्या है, रेट्रिकल इंटेंशन। जैसे रेट्रिक के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था रेट्रिकल क्या होता है। तो रेट्रिकल एक्सेंट कहाँ आएगा कि आपको कौन सा वर्ड है, कौन सी चीज है जो जिस पे आपको ज्यादा एम्फसाइज करना है। स्ट्रोंगर स्ट्रेस है मोनोसिलेबिक वर्ड, तो मोनोसिलेबिक वर्ड होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल। और दूसरा कौन सा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस होता है, वह नाउन में होता है, वर्ब में एंड एडजेक्टिव। इसमें आपको क्या मिलेंगे, ये अगर है वर्ड सेंटेंस में तो इन पे मोस्टली आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस मिलेगा। ठीक है, और आर्टिकल और जो प्रीपोजिशंस होती है, आर्टिकल और जो प्रीपोजिशंस होती है उनको आपको कैसा स्ट्रेस मिलेगा, वीक स्ट्रेस मिलेगा। ठीक है, यहां समझ गए। और ये क्यों करते हैं, इसलिए किया जाता है, वो मैंने पहले भी समझाने की कोशिश की थी आपको, थोड़ा और देख लेते हैं। टू एम्फेसाइज एनहेंस इंपॉर्टेंस इन अ पर्टिकुलर अटरेंस, कि कोई भी अटरेंस है, कोई भी आप सेंटेंस बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, कोई पोइट्री रिसाइट कर रहे हो या सॉन्ग आप गा रहे हो, तो उसमें कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर एम्फेसाइज करने के लिए, उस पर स्ट्रेस देने के लिए आप इसका यूज करते हो, स्ट्रेस का। प्रिवेलिंग मेट्रिकल एक्सेंट, और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है प्रिवेलिंग मेट्रिकल एक्सेंट, कि पहले से जो मान लो पोइम या सॉन्ग आप रिसाइट कर रहे हो तो उसमें पहले से कौन सा रिदम, कौन सा जो मीटर है वो चलता आ रहा है, और एक लाइन में मान लो कोई वर्ड है वो उस मीटर में सूट नहीं बैठता, फिर भी आप फोर्सफुली वहां पे वो मीटर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक रिदम बनी रहे।
ठीक है, तो उसको प्रिवेलिंग मेट्रिकल एक्सेंट। द एक्सपेक्टेड बीट इन अकॉर्डेंस विद द अर्लियर एस्टेब्लिश्ड स्ट्रेस पैटर्न इन अ मेट्रिकल कंपोजिशन। जो एक्सपेक्टेड बीट है किसके अनुसार, अकॉर्डेंस विद अर्लियर एस्टेब्लिश्ड, पहले से जो स्ट्रेस का जो पैटर्न चला आ रहा है उसके हिसाब से जो एक्सपेक्टेड बीट है उसके हिसाब से ये मीटर काम करता है। अब इसको और क्या बोलते हैं, रेंज स्ट्रेस। अब रेंज स्ट्रेस क्या होता है, ड्रास्टिक चेंज इन नॉर्मल वर्ल्ड स्ट्रेस ड्यू टू एनफोर्समेंट ऑफ प्रिवेलिंग स्ट्रेस पैटर्न। तो प्रिवेलिंग स्ट्रेस पैटर्न है, जैसे मैंने बताया, जैसे मान लो ये पोइम है, इस पोइम में ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। अब इसमें मान लो यहाँ स्ट्रेस है, यहाँ स्ट्रेस है, यहाँ स्ट्रेस, यहाँ स्ट्रेस, यहाँ स्ट्रेस, यहाँ स्ट्रेस, लेकिन इसमें यहाँ स्ट्रेस है, लेकिन यहाँ मान लो कोई वर्ड है जो यहाँ पे फिट बैठ रहा है, बीच में मान लो दो ये हो गए वीक सिलेबल, वीक वीक वीक, दो गए दो, ये हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो गड़बड़ हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। गड़बड़ कैसे कि यहाँ तो हो गया, अब मान लो यहाँ इस टाइप का कोई वर्ड आ गया कि इसमें स्ट्रेस बीच में होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप फोर्स क्या करोगे कि ये जो स्ट्रेस है उसको आप कहाँ यहाँ लेके आओगे, ठीक है, और ये जो स्ट्रॉन्ग होगा उसको आप वीक प्रोनाउंस करोगे। तो वर्ड में तो वो है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो। तो उसको क्या कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो। क्यों, क्योंकि ये प्रिवेलिंग जो पैटर्न है उसके हिसाब से आप चलना चाह रहे हो, ठीक है। एक तो इसकी वजह से हो सकता है, दूसरा लेक ऑफ मेट्रिकल स्किल, और दूसरा हो सकता है कि आपको मीटर का पता नहीं है तो आप गलत मीटर यूज कर रहे हो या गलत जगह स्ट्रेस दे रहे हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। तीसरा, कन्वेंशनल इन फोक बैलेड। जो फोक बैलेड्स होते हैं, जो फोक सॉन्ग्स होते हैं, उनमें ये कन्वेंशनल है कि वर्ड में कहाँ एक्सेंट होगा वो काउंट नहीं करते, वो अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। समटाइम्स यूज फॉर कॉमिक इफेक्ट, और कभी कभी क्या होता है कि कॉमिक इफेक्ट या कॉमेडी करने के लिए, कॉमिक इफेक्ट अचीव करने के लिए भी आप गलत जगह स्ट्रेस देते हो, जिससे कि वर्ड को एक अलग एम्फेसिस होती है, वर्ड की एक थोड़ा सा मीनिंग में भी फर्क आता है, और जो ऑडियंस है उनको भी मतलब वो समझ में आता है कि मतलब एक मजाक बनाने के लिए आप बोल सकते हैं इसको। तो किस किस के लिए, एक तो राष्ट्र प्रिवेलिंग पैटर्न के हिसाब से, लेक टू मेट्रिकल स्किल, कन्वेंशनल जो फोक बैलेड है उसमें है, और कभी कभी कॉमिक इफेक्ट अचीव करने के लिए। तो ये आप, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि आजकल जैसे नेट का जो पेपर आ रहा है उसमें हो सकता है कि रेंज स्टेज में आपको दे दें कि व्हाट इज रेंज स्टेज और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेंज स्टेज। अब इनमें से मान लो 3 आपको दे दिए और एक की जगह और कुछ दे दिया, तो कौन सा करेक्ट नहीं है आपको पूछेंगे तो आप आराम से कर सकते हो। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, ये मत सोचिए कि ये कहाँ काम आएगा, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आराम से समझिए। और अभी तक जो मैंने समझाया आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे इंग्लिश मीटर है, तो आज क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर, तो इंग्लिश जो मीटर है वो मैं अगली क्लास में कवर करूँगा। आज के लिए इतना ही। आज मैं वापस थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा एक तो क्या होता है मीटर, क्या होता है, इसके अलावा अपन ने पढ़ा मीटर में फुट क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा सिलेबल क्या होता है। इसके अलावा अपन ने 4 टाइप के क्या पढ़े, 4 टाइप के मीटर पढ़े डिफरेंट लैंग्वेजेज में। एक तो कौन सा पढ़ा आपने, इसी से करवा देता हूँ आपको रिपीट। 4 टाइप के मीटर पढ़े, तो पहला आपने मीटर पढ़ा, ठीक है। फिर सिलेबल क्या होता है ये पढ़ा अपन ने। फिर हमने पढ़ा फुट क्या होता है। फिर फुट के बाद में हमने 4 टाइप के पढ़े, क्वांटिटेटिव, सिलेबिक, एक्सेंचुअल और एक्सेंचुअल सिलेबिक। उसके बाद में हमने पढ़ा रिदम। फिर रिदम में मेजर फैक्टर कौन से होते हैं और रेंज स्ट्रेस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी है, और आगे हम अगली जो क्लास है उसमें हम क्या देखेंगे कि इंग्लिश मीटर क्या होता है। एक बार ऐसे दिखा देता हूँ आपको, इंग्लिश मीटर क्या होता है। फिर इस मीटर में हम देखेंगे कौन से इंग्लिश में कौन कौन से मीटर होते हैं। फिर पोइम के इससे समझने की कोशिश करेंगे। फिर ये देखेंगे ट्रोकेइक,
आयम्बिक, डैक्टाइलिक, एनापेस्टिक, ठीक है। फिर राइजिंग मीटर, फॉलिंग मीटर, डबल मीटर, ट्रिपल मीटर, स्पोंडेइक, ये सारे हम पढ़ेंगे। पायरिक, एम्फीब्रा, इसके अलावा मोनोमीटर, डाईमीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर, पेक्सामीटर, हेप्टामीटर, ऑक्टामीटर, और फिर कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कैसे स्कैन करते हैं, स्कैन क्या होता है। फिर एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे फेमिनाइन एंडिंग क्या होती है, मैस्कुलाइन एंडिंग क्या होती है, एंड स्टॉप क्या होता है, रन ऑन लाइन्स क्या होती है, सीजरा क्या होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब बने रहिए, और अगर कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे या हमारी ऐप पे आप हमसे पूछ सकते हैं, और उस टेलीग्राम चैनल और ऐप का लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और ऐप पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।